हरेन पांड्या की हत्या की गुत्थी में टके जज बीएच लोया और संजीव भट्ट की कहानी आप जान चुके हैं। इस वीडियो में बात उसी गुत्थी में शामिल एक और अहम किरदार सोहराबुद्दीन शेख की। फेक एनकाउंटर, ये सुनते ही सोहराबुद्दीन का नाम दिमाग में तैरने लगता है। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर में सीधे तौर पर नाम आया अमित शाह का। अमित शाह की गिरफ्तारी हुई। Amit Shah being taken into custody by the CBI. गुजरात से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो साहब, अमित शाह के साथ जुड़ा तड़ी पार शब्द इसी सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर से उपजता है। क्या है सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर की कहानी? अमित शाह पर फिरौती गैंग चलाने के आरोप क्यों लगे? अमित शाह को तड़ी पार क्यों किया गया? द डार्क पॉलिटिकल स्टोरीज के इस एपिसोड में कहानी सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 23 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और साथ ही तुलसीराम प्रजापति एक बस से हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे। इस बस को बीच रास्ते में रोक गुजरात पुलिस के डीआईजी डीजी वंजारा ने सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति को बस से उतरवाकर हिरासत में ले लिया। सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी को अहमदाबाद के पास एक फार्म हाउस में कैद कर लिया गया। 3 दिन बाद 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख को गोली मार दी जाती है, जिसे गुजरात डीआईजी डीजी वंजारा एनकाउंटर बताता है। उनके अनुसार सोहराबुद्दीन अहमदाबाद के नरोल एरिया से ऑपरेट कर रहा था। जब पुलिस की एक टीम ने उसे विशाला सर्कल के पास मोटरसाइकिल से कहीं जाते हुए देखा तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोहराबुद्दीन रुका नहीं। जब पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा फायर किए जाने के दौरान सोहराबुद्दीन को गोली लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन को 8 गोलियां लगी थी। उस दिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी वंजारा ने बताया कि सोहराबुद्दीन अंडरवर्ल्ड का एक शार्प शूटर था, जो गुजरात एक बड़े नेता की हत्या करने के लिए आया था। सोहराबुद्दीन की क्रिमिनल आइडेंटिटी को लेकर 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी सोहराबुद्दीन को इंडिपेंडेंट मर्डरर बताती है। इस थ्योरी के अनुसार सोहराबुद्दीन 2002 से 2003 के बीच तुलसीराम प्रजापति और मोहम्मद आजम खान नाम के एक साथी के साथ मिलकर एक गैंग बनाता है, जो उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन के मार्बल ट्रेडर्स और फैक्ट्री मालिकों से एक्सटॉर्शन किया करती थी। दूसरी थ्योरी सोहराबुद्दीन को दाऊद इब्राहिम से क्लोजली रिलेटेड टेररिस्ट बताती है। डीजी वंजारा के अनुसार सोहराबुद्दीन के बॉस अब्दुल लतीफ की मौत के बाद सोहराबुद्दीन पर एनएसए के तहत 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें वो बचता चला जा रहा था। डीजी वंजारा ने बताया कि सोहराबुद्दीन के लश्कर तैयबा और आईएसआई के साथ गहरे संबंध थे। हालांकि तथ्य डीजी वंजारा की इस थ्योरी का साथ देते नहीं हैं। सबसे पहले पुलिस के इस क्लेम के खिलाफ हिंदुस्तान टाइम्स ने 9 मई 2007 को एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें सोहराबुद्दीन के आतंकी होने के क्लेम को मनगढ़ंत बताया गया। इसमें बताया गया कि सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर के 4 महीने बाद तक भी गुजरात सरकार ने उसे आतंकवादी नहीं कहा। 20 मार्च 2006 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा में एक लिखित जवाब दिया। उस जवाब में मोदी ने कहा कि सोहराबुद्दीन एक हत्या के मामले में आरोपी था और उस पर आर्म्स एक्ट यानी अवैध हथियार रखने का भी केस चल रहा था। आतंकवाद से उसका कोई संबंध नहीं था। मोदी के साथ साथ सरकार की आधिकारिक लाइन भी यही थी, सोहराबुद्दीन एक मर्डर केस का आरोपी, न कि कोई आतंकवादी। लेकिन बाद में जब केस आगे बढ़ा तो सरकार ने अपनी बात बदली और सोहराबुद्दीन को सस्पेक्टेड टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया। एनकाउंटर के 18 महीनों बाद गुजरात होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एसके सैकिया ने बयान दिया कि सोहराबुद्दीन के आईएसआई और लश्कर तैयबा के साथ लिंक्स थे। जब एसके सैकिया ने नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात विधानसभा में दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस समय सोहराबुद्दीन के कई मामलों की जानकारी हमारे पास थी ही नहीं। आईएसआई और लश्कर तैयबा के साथ सोहराबुद्दीन के संबंध के सबूत हमें बाद में मिले और इसलिए बाद में सोहराबुद्दीन सस्पेक्टेड टेररिस्ट हो गया। तीसरी थ्योरी यह है कि सोहराबुद्दीन पुलिस के लिए काम करने वाला एक क्रिमिनल था। सीबीआई चार्जशीट के अनुसार सोहराबुद्दीन के क्राइम पार्टनर मोहम्मद आजम खान ने बताया कि सोहराबुद्दीन गुजरात के आईपीएस अधिकारी अभय चुड़ासमा के लिए काम करता था। आजम ने अपने बयान में यह खुलासा किया कि सोहराबुद्दीन और अभय चुड़ासमा की 75-25 की पार्टनरशिप थी। चुड़ासमा के निर्देश पर ही सोहराबुद्दीन किसी व्यापारी से वसूली करता था। जब व्यापारी पुलिस के पास जाते तो मदद करने के बहाने अभय चुड़ासमा उनसे अच्छे खासे पैसों की पेशकश करता,
जिसमें सोहराबुद्दीन का हिस्सा भी शामिल होता था। मोहम्मद आजम खान के इस खुलासे का समर्थन सोहराबुद्दीन के एक और करीबी मुश्ताक अहमद ने भी किया। मुश्ताक अहमद ने बताया कि जब वो साल 2002-03 के बीच सोहराबुद्दीन से मिला था तो सोहराबुद्दीन ने उसे बताया था कि वो अभय चुड़ासमा के साथ काम कर रहा है। ये जो तीसरी थ्योरी है यही सबसे सटीक लगती है। इससे उस कहानी का भी जवाब मिलता है कि गुजरात पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर क्यों किया होगा। पुलिस कहती है कि उसने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सोहराबुद्दीन को 8 गोलियां लगी, जो इस ओर इशारा करता है कि पुलिस का मकसद उसे पकड़ना नहीं बल्कि एनकाउंटर के जरिए एलिमिनेट करना ही था। इसी शक के चलते एनकाउंटर के कुछ हफ्तों बाद सोहराबुद्दीन के भाई शेख रुबाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि वो अपने भाई की मौत पर गुजरात पुलिस द्वारा पेश की गई कहानी से मुतमईन नहीं है और अपनी भाभी कौसर भी, जिसे उस समय लापता बताया जा रहा था, कि सलामती के लिए चिंतित है। इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर और कौसर बी के लापता होने की खोजबीन करने का आदेश दे दिया। इस केस की जिम्मेदारी दी गई गुजरात पुलिस की सीआईडी डिपार्टमेंट की आईजी गीता जौहरी को। गीता जौहरी ने सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज वेबसाइट पर इस रिपोर्ट के हवाले से लिखे गए एक आर्टिकल के अनुसार गीता जौहरी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में इस एनकाउंटर में अमित शाह के हाथ होने की बात कही। गीता ने बताया कि यह घटना कानून का एक मजाक है, खुद राज्य सरकार इस मुख्य अपराध में शामिल है। गीता जौहरी की इस रिपोर्ट में अमित शाह द्वारा 30 जनवरी 2006 के दिन गांधीनगर सर्किट हाउस में सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का भी जिक्र था, जिसमें अमित शाह ने जांच एजेंसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि कौसर बी सोहराबुद्दीन की कानूनन तौर पर पत्नी नहीं है और वो शायद कहीं भाग गई है या उसका मर्डर हो गया है। इसी रिपोर्ट में गीता जौहरी ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग भी की। गीता जौहरी की रिपोर्ट के 2 महीनों बाद सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर को लेकर एक दूसरी बड़ी न्यूज नवंबर 2006 में पब्लिश होती है। क्राइम जर्नलिस्ट प्रशांत दयाल ने गुजराती अखबार दिव्य भास्कर में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के फर्जी होने की खबर छापी। प्रशांत ने बाद में rediff.com को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों ने एक शाम शराब के नशे में उनके सामने यह कबूल किया कि कैसे उन्होंने देश विरोधी सोहराबुद्दीन को एलिमिनेट किया। प्रशांत ने अगले दिन जब मिली जानकारी को पुख्ता किया तो उन्हें अहमदाबाद में उस फार्म हाउस के होने की डिटेल्स मिली जहां सोहराबुद्दीन और कौसर बी को रखा गया था। फार्म हाउस के गार्ड्स ने भी बताया कि बुरके में एक महिला पिछले साल वहां कुछ दिनों के लिए मौजूद थी। इस खबर के बाहर आते ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की गुत्थी सुलझने लगी थी। लेकिन फिर गीता जौहरी केस से हटती हैं और गीता जौहरी के हटने के बाद डीआईजी रजनीश राय को इस केस का नया लीड ऑफिसर बनाया जाता है। रजनीश राय ने खोजबीन शुरू की, जिसमें उन्होंने गुजरात सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के फोन कॉल रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। सितंबर 2006 और जनवरी 2007 के बीच फोन कॉल्स रिकॉर्ड से पता चला कि डीजी बंजारा, दिनेश एमएन, राजकुमार पांडियन, विपुल कुमार और अमित शाह के बीच फोन कॉल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, अनयूजुअल। द स्क्रॉल पर पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार हर बार जब इस केस में कोई डेवलपमेंट होती तो फोन कॉल्स की संख्या बढ़ जाती थी। ये फोन कॉल्स गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह के प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थी। सामान्य तौर पर यदि किसी मिनिस्टर को किसी पुलिस अधिकारी से संपर्क करना होता है तो वो होम सेक्रेटरी या एटीएस के चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करते हैं, न कि किसी एसपी लेवल के अधिकारी को डायरेक्ट फोन करते हैं। इन्हीं फोन कॉल्स के आधार पर रजनीश राय ने 3 आईपीएस अधिकारियों बंजारा, राजकुमार पांडियन और राजस्थान पुलिस के दिनेश कुमार को अप्रैल 2007 में गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने रजनीश राय से इस केस की जिम्मेदारी वापस ले ली। आरोप लगा रजनीश राय ने फोन कॉल रिकॉर्ड्स बिना किसी परमिशन के किए थे। इन्हें इस केस से हटाए जाने के बाद गीता जौहरी फिर से वापस इस केस का लीड ऑफिसर बनाई जाती हैं। इसके बाद गीता ने दोबारा सितंबर 2008 में अपनी दूसरी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन इस बार गीता ने जो रिपोर्ट सबमिट की वो उनकी पिछली रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। गीता की इस रिपोर्ट के अनुसार 23 नवंबर 2005 की रात सांगली में बस से उतरने वाला तीसरा शख्स तुलसीराम प्रजापति नहीं था, बल्कि आंध्र प्रदेश का एक हिस्ट्री शीटर कलीमुद्दीन था। गीता की इस रिपोर्ट ने यह नकार दिया कि 23 नवंबर की रात सोहराबुद्दीन का साथी तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन के साथ था। इस रिपोर्ट के उलट आशंकाएं ये जताई जाती हैं कि उस रात तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन के साथ ही था। तुलसीराम डीजी बंजारा का मुखबिर था, उसी ने सोहराबुद्दीन की यात्रा की जानकारी पुलिस के साथ साझा की थी। यही कारण है कि सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर का विटनेस होने के बावजूद भी तुलसीराम को तुरंत एलिमिनेट नहीं किया गया, लेकिन कौसर बी को कर दिया गया। शुरुआत में कौसर बी को गुमशुदा माना जा रहा था, लेकिन 2007 में आखिरकार गुजरात सरकार ने यह मान ही लिया कि कौसर बी की हत्या कर दी गई है।
कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि हत्या से पहले एक सब इंस्पेक्टर द्वारा कौसर बी का बलात्कार भी किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जुटाए गए एटीएस अधिकारी रवीन मकवाना के बयानों के मुताबिक गुजरात एटीएस के सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण चौबे को कौसर बी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने ही उसका रेप किया। ह्यूमन राइट्स लॉयर मुकुल सिंह ट्रुथ ऑफ गुजरात के माध्यम से सीबीआई को दिए गए गवाहों के बयानों के आधार पर बताते हैं कि 29 नवंबर 2005 के दिन कौसर बी को सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण चौबे द्वारा शाहीबाग स्थित एटीएस ऑफिस ले जाया गया, जहां डीजी वंजारा और राजकुमार पांडियन उसे चुप रहने के बदले पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन कौसर बी इनकार कर देती है। इसके बाद करीब शाम 4 बजे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीएसपी नरेंद्र अमीन, जो पहले डॉक्टर हुआ करते थे, को बुलाया जाता है। एटीएस ऑफिस में ही नरेंद्र अमीन द्वारा कौसर बी को ड्रग दी जाती है, जिसके बाद उनका रेप किया गया और फिर हत्या करके डेड बॉडी इलोल गांव में जला दी गई। खैर, हम टाइमलाइन पर वापस लौटते हैं। साल 2010 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच गुजरात पुलिस से लेकर मुंबई सीबीआई को सौंप दी। अप्रैल 2010 में सीबीआई ने गुजरात के डीआईजी अभय चुडासमा को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने सोहराबुद्दीन के साथ मिलकर गैर कानूनी काम किए। फिर जुलाई 2010 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को भी आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अमित शाह नेताओं और गुजरात पुलिस अफसरों की मदद से एक फिरौती रैकेट चलाते थे। सोहराबुद्दीन दरअसल अमित शाह का ही आदमी था। अमित शाह अपने अधिकारियों को इशारा करते, जिनमें डीजी वंजारा, अभय चुडासमा जैसे अधिकारी शामिल थे। ये अधिकारी सोहराबुद्दीन को इशारा करते और सोहराबुद्दीन इन पुलिस अधिकारियों के इशारे पर गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में दहशत फैलाने का काम करता, जिसके बदले बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे वसूले जाते थे। यानी इस फिरौती रैकेट का फ्रंटमैन और जमीन पर काम अंजाम देने वाला शख्स सोहराबुद्दीन और सरगना अमित शाह थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गुजरात के पटेल बिल्डर्स फायरिंग केस का जिक्र भी किया, जिसमें सीबीआई ने बताया कि 8 दिसंबर 2004 के दिन सोहराबुद्दीन के 2 गुर्गों सिल्वेस्टर और तुलसीराम प्रजापति ने अहमदाबाद के 2 बड़े बिल्डर्स पटेल ब्रदर्स के ऑफिस पर फायरिंग की। यह फायरिंग अभय चुडासमा के कहने पर की गई थी और अभय चुडासमा को निर्देशित अमित शाह ने किया था। सोहराबुद्दीन को लगा बाकी टास्क की तरह यह भी एक नॉर्मल टास्क है, लेकिन पटेल ब्रदर्स की ऑफिस पर ओपन फायरिंग करवाना सोहराबुद्दीन को खत्म करने के लिए बुने जा रहे जाल की एक अहम कड़ी थी। सोहराबुद्दीन को निपटाने के 2 ही कारण थे। एक, चूंकि सोहराबुद्दीन ने ही कथित तौर पर भाजपा नेता हरेन पांड्या की हत्या की थी, इसलिए उस केस को छुपाने के लिए सोहराबुद्दीन को निपटाना जरूरी हो गया था। दूसरा, राजस्थान के मार्बल व्यापारियों की एक लॉबी को सोहराबुद्दीन लगातार धमका रहे थे और प्रोटेक्शन मनी की डिमांड कर रहे थे। द हिंदू में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार सोहराबुद्दीन गैंग ने राजस्थान के आरके मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड से 24 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी मांगी। अपनी डिमांड की सीरियसनेस को बताने के लिए सोहराबुद्दीन गैंग ने आरके मार्बल से जुड़े एक गैंगस्टर हमीद लाला की गोली मारकर हत्या भी कर दी। इसके बाद आरके मार्बल के मालिक राजस्थान बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया से मदद मांगते हैं और सोहराबुद्दीन से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें कई करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात करते हैं। गुलाब चंद कटारिया इस काम के लिए गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करते हैं, जिसके बाद ही गुजरात एटीएस के तत्कालीन डीआईजी डीजी वंजारा को सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने का इशारा मिलता है। चूंकि सोहराबुद्दीन को खुद पुलिस अधिकारियों का शह मिला हुआ था और वसूली की हिस्सेदारी में नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सब शामिल थे, इसलिए सोहराबुद्दीन को फंसाने के लिए ऐसा राजनीतिक जाल बुना जाने लगा, जिसके आधार पर सोहराबुद्दीन को निपटाया जा सके और उसे जस्टिफाई भी किया जा सके। यहीं से प्लानिंग शुरू हुई पटेल बिल्डर्स के ऑफिस पर ओपन फायरिंग कराने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटेल ब्रदर्स के मालिक रमन भाई पटेल ने बयान दिया कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के बाद 6 दिसंबर 2005 के दिन गुजरात एटीएस ने मुझे और मेरे भाई को घर से उठा लिया। आईपीएस राजकुमार पांडियन और डीजी वंजारा ने मुझे धमकी दी मैं सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के खिलाफ बयान दूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे नकली केस में फंसा देंगे। वंजारा के फोन पर अमित शाह की कॉल भी आई और उन्होंने मुझे फोन पर कहा मुझे वंजारा को बयान देना है, नहीं तो मुझे भी दिक्कत होगी। लेकिन जब मैंने बात नहीं मानी तो वंजारा ने मुझे और मेरे भाई को हमारे ही ऑफिस पर हुई फायरिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। वंजारा ने मुझसे कहा या तो मैं 1 करोड़ रुपए फिरौती दूं, नहीं तो सोहराबुद्दीन की तरह मार दिया जाऊंगा। मैं डरा हुआ था और मैंने वंजारा और पांडियन को 70 लाख रुपए दिए। ये पैसे हमने तब अरेंज किए जब हम वंजारा की कस्टडी में थे। इसके बावजूद हमारे ऊपर 7 केस लाद दिए गए। इसी चार्जशीट में गीता जौहरी के अंडर में इस केस पर काम कर चुके ऑफिसर वीएल सोलंकी का बयान भी शामिल किया गया।
वीएल सोलंकी ने सीबीआई को बताया कि गीता ने उससे अमित शाह का हवाला देते हुए रिपोर्ट बदलने को कहा था, लेकिन उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट किसी और ऑफिसर से तैयार कराई गई। ये सारे बयान और चार्जेस सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज थे। चार्जेस लगने के बाद अमित शाह ने गुजरात के गृह मंत्री पद से 24 जुलाई 2010 को इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने अमित शाह पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का चार्ज लगाया और 25 जुलाई 2010 को आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस केस में अमित शाह को 3 महीनों बाद ही 29 अक्टूबर 2010 को गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन अगले ही दिन सीबीआई ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द तो नहीं किया, लेकिन अमित शाह को गुजरात छोड़ने के आदेश दे दिए और मामले को मुंबई ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए। हालांकि 2 सालों बाद सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बरकरार रखा और गुजरात वापस लौटने की इजाजत भी दे दी अमित शाह को। खैर, अमित शाह को तड़ीपार किए जाने के बाद यह केस ड्रामेटिक तरीके से आगे बढ़ता है। मुंबई सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होने लगी, तारीखें लगने लगी, लेकिन अमित शाह इन तारीखों पर कोर्ट में मौजूद नहीं रहते। जांच और सुनवाई होते हुए लगभग 2 साल बीत गए और फिर एक सुनवाई के दौरान जेटी उत्पत ने अमित शाह के वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा, अगली तारीख यानी 26 जून 2014 को अमित शाह यहां मौजूद होने चाहिए। अब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस की पूरी सुनवाई एक ही जज करेगा, लेकिन 26 जून आने से पहले ही जेटी उत्पत को इस केस से हटा दिया गया और नए जज आए ब्रिज गोपाल, हरकिशन लोया, जिनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। जज लोया पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप इसके बाद उसे देख सकते हैं। तो साहब, जज लोया के बाद आए नए जज एमबी गोसावी ने अमित शाह को क्लीन चिट दे दी। एमबी गोसावी ने कहा कि सीबीआई द्वारा दिए गए सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स पर्याप्त नहीं हैं। किसी राज्य के गृह मंत्री का पुलिस अधिकारियों के टच में रहना नॉर्मल है। सीबीआई जो सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में विरोध करती है, उसने भी एमबी गोसावी के आदेश को चैलेंज नहीं किया। साल 2018 आते आते इस केस में कई और गवाह भी अपने बयान से मुकर गए। इसके बाद सीबीआई जज एसजे शर्मा बाकी के सभी 22 आरोपियों को रिहा कर देते हैं। अपने फैसले में जज कहते हैं वो सोहराबुद्दीन शेख और प्रजापति के परिवारों के लिए सॉरी हैं, लेकिन सिस्टम की डिमांड है कि कोर्ट केवल सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाए। इसके बाद सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन भी इस केस को आगे चैलेंज करने से इनकार कर देते हैं और ये सवाल बरकरार रह जाता है कि सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था। तमाम जो परिस्थितियां हैं वो इस एनकाउंटर को फर्जी बताती हैं। तमाम जो परिस्थितियां हैं वो इशारा करती हैं अमित शाह के इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन फैसला कुछ और कहता है। आपको क्या लगता है, परिस्थितियां ठीक थी या फैसला? अपनी राय, अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि इसके जवाब देने की कोशिश हम कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।